और इतना कुछ स्वर्ण बनता है कि अगर लगाया जाए तो दौड़िया खेड़ा और उन्नाव जिले में जगह भी नहीं लगाने के लिए, विकास के लिए। ये बहुत वर्षों से वीरान पड़ा है और शोभन सरकार जी यहाँ आए, उन्होंने धन की खोज की और बताया कि यहाँ धन है, इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको 20% दे दिया जाए और सरकारी खजाने में रख लिया जाए। रात के अंधेरे में अगर बिल्कुल साफ कुछ दिखाई देता है तो वो है सपना, और एक हाई डेफिनेशन सपना अपने शोभन सरकार बाबा ने भी देखा है। कहते हैं 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेकर शहीद होने वाले राजा राम बख्श सिंह अपने पीछे उन्नाव के किले में सोना दबा गए थे। अब उन्हीं राजा राम बख्श ने बाबा को बताया कि हे बाबा, मेरा सोना कुएं के पास नारंगी के पेड़ के नीचे दबा है, मेरे तो किसी काम का नहीं, आप ही खुदवा लीजिए। अभी खजाना निकला नहीं, लेकिन मांग पत्र तैयार हैं। क्योंकि भर राजाओं का वो खजाना रहा है और हम लोग भर वंशज के हैं, तो भर वंश के लोग भी उस खजाने के कुछ अंश में जो आज इस समय बदहाली में है, वह खजाना उन पर भी खर्च होगा। खर्च हो, अगर खजाना निकलता है तो हम लोग उसमें भी प्रभावी ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर दावेदारी निश्चित तौर पर करेंगे। संत शोभन महाराज आदरणीय हैं, समाज में बड़ा सम्मान है, लेकिन सोते सोते सपने बड़ी तेजी से देखते हैं। डोंडिया खेड़ा के किले का सपना खत्म हुआ तो अगले एपिसोड में सपने के साथ बगल के जिले कानपुर पहुंच गए और सुबह होते ही परेड और चौबेपुर में खजाना दबे होने की बात बताई। फिर आई अगली रात, बाबा फतेहपुर के आदमपुर पहुंच गए और एक और खजाने के ढेर की पुष्टि कर दी। कहते हैं सुबह के देखे सपने सच होते हैं। बाबा ने कौन से पहर में ये सपने देखे, ये तो खुदाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हिस्सा मांगने वालों की लाइन लग चुकी है। पहले उन्नाव वालों को एक रेलवे स्टेशन चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, उद्योग नगरी चाहिए, सौर ऊर्जा केंद्र चाहिए और इलाके के हर परिवार से एक को नौकरी चाहिए। कुछ बचेगा तो इलाके की बेहतरी के लिए भी खर्च होगा। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक में जाए और इस पूरे डोरिया खेड़ा क्षेत्र का विकास, पूरे जिले का विकास, उसके बाद धन बचे तो आपके पूरे मंडल का और प्रदेश का विकास इसी ढंग से होता रहे। खजाने की खबर डीएम को दी गई, सीएम को खबर भिजवाई गई, सोनिया को भी चिट्ठी भेजी गई, मनमोहन को बताया गया, शिंदे को अवगत कराया गया। अब पूरी सरकार पंजों के बल खड़ी है। खजाना खोदने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मशीनें तैयार हैं। किसको किसको आपने ये पत्र प्रेषित किए, कहाँ? इसमें एक पत्र गया कृषि मंत्री को, एक गया वित्त मंत्रालय को, एक गया है प्रधानमंत्री को, जिलाधिकारी को भी कुछ? जिलाधिकारी को भी गया। क्या हुआ उसके बाद में, क्या हुआ? अब उसके बाद में संत लोगों ने ये बताया कि बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद उसमें ये पता चला कि दिल्ली की टीम आ गई और लखनऊ से कुछ टीम आ गई। यहाँ जो है पुरातत्व विभाग के लोग, गर्भ के विभाग के लोग जो है आकर के खोज शुरू कर दिया, अपनी सारी यंत्र लगा करके इसकी जांच शुरू कर दिया। उसी जांच के दौरान जो है दूसरे दिन संत जी आकर के यहाँ पूजा अर्चना किया। खजाना मिल गया तो ठीक, वरना भूगर्भ वैज्ञानिक तो कहते भी हैं कि धरती की प्लेटें इधर उधर खिसकती रहती हैं। बगल में गंगा नदी भी है और गंगा सागर में गिरती है। और वैसे भी लक्ष्मी तो होती ही चंचल है, आज यहाँ कल वहाँ। शोभन सरकार उस क्षेत्र के बहुत सम्मानित संत हैं और स्वाभाविक रूप से वो देव पुरुष हैं। वैसे संत शोभन सरकार उन्नाव के विख्यात बाबा हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। खजाना मिल गया तो बाबा की बम बम, वरना सरकार से खुदाई के नाम पर खजाना तो चल ही चुका है। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। अगर सब ठीक रहा और बाबा के सपनों की स्पीड यही रही तो 21वीं सदी में सोना घाटी सभ्यता शुरू होने का सुख ले सकते हैं। भरत यादव, समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करेंगे। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि एक बार इस चर्चे को भी हम दायरे में बांधे ताकि हमारी चर्चा वहां भटके नहीं, क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं। कहते हैं ना, गांव बसाने लुटेरे आ गए।
यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है। सोना निकला नहीं, मंगईते आ गए। अभी तक गायब थे। 1857 के बाद से राव राम बख्श सिंह के जो वंशज हैं वो गायब थे, एकदम लापता थे, नदारद थे। अचानक से पूजनीय हो गए राव राम बख्श सिंह और उनके वंशज पैदा हो गए। साहब हम भी लेंगे 20%। स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम भी लेंगे 20%, हम यहां का विकास कराएंगे। तो ये मतलब गजब चीज है। मुझे लगता है कि इस मामले में तो कानून बिल्कुल साफ है। भूगर्भीय संपदाएं जितनी भी हैं उन पर राज्य का भी हक नहीं है। संवैधानिक तौर पर जो व्यवस्था है उस पर केंद्र का हक बनता है ना। तो इसलिए उसमें तो मुझे नहीं लगता कि अड़ोसी पड़ोसी सबको कटोरा ले लेकर लाइन लगाएंगे और सबको कुछ कुछ देना जरूरी है, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उन पर आप देखिए, अभी केजी बेसिन पे जब मामला अदालत में गया था, अंबानी के बीच में डिस्प्यूट था, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज अंबानी, तो भारत के सबसे बड़े अदालत ने एक निर्णय दिया था। वो निर्णय इस पर भी लागू होता है। उसने कहा था कि जो प्राकृतिक संपदा है वो किसी औद्योगिक घराने की नहीं हो सकती, वो भारत की संपदा है और उसकी ट्रस्टी भारत की सरकार है। किसी को ठेका दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले जी हमको ठेका मिला था, तो बोले ठेके का क्या मतलब, पूरा समुद्र आपको दे देंगे, ठेके का मतलब जमीन के नीचे क्या है सब आपको दे दे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठेके का कोई मतलब नहीं जी, जितनी गैस निकलेगी उसमें सरकार का से होगा, सरकार ही निर्णायक बिंदु पर हमेशा रहेगी। एक तो ये है। अब बात आती है कि मसला क्या है। मुझे स्मरण आता है आज से ठीक 22 वर्ष पहले उस समय के देश के हिंदी पट्टी के सबसे बड़े अखबार में, आज अखबार में एक बड़ी सी खबर छपी थी यही को लेकर, रामबख्श वर्मा के खजाने को लेकर। यानी मेरे देखते देखते लगभग चौथाई शताब्दी से तो यह विषय जेरे बहस है। उस इलाके में जो लोग गए हैं उनको इस बात का अंदाज भी है, जिन लोगों ने उस इलाके को पैदल पैदल देखा है। वहां के आम लोगों में हमेशा ये मान्यता रही। और ऐसे हिंदुस्तान के मैं तमाम इलाके बता सकता हूं जहां पीढ़ियों से यह स्टोरी ट्रैवल कर रही है, पीढ़ियों से, कि भाई यहां नवाब साहब थे, बुरी स्थिति में भागे, या उनको एहसास हो गया था कि अब वो मार दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अपनी संपत्ति को सुरक्षित करूं। अब उस समय में संपत्ति सुरक्षित करने का तो एक ही उपाय होता था कि उसको गाड़ दीजिए। तो संपत्ति मिल भी सकती है, इसमें कोई बहुत अजूबा नहीं। और हिंदुस्तान में ऐसे महल, खंडहर, इमारतें, हवेलियां बहुत सारी हैं जहां संपत्ति मिल सकती है। तीसरी बात शोभन सरकार की। शोभन सरकार जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जितना जानता हूं तो ये जरूर कहूंगा कि वो वैसे धर्मगुरु नहीं है जिन पर रोज आरोपों की कालिक पोती जाती हो। अपने इलाके में उनका सम्मान अद्भुत है और अक्षुण्य है। हजारों लोग आपको मिलेंगे जो अपनी बताएंगे कि मेरी पीड़ा दूर हो गई, मैं शोभन सरकार के आश्रम गया तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है स्वामी जी का, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी अब तक कोई छल प्रपंच का नहीं है। और इसमें इनका कोई लाभ मुझे दिखता भी नहीं, इनका कोई लालच भी नहीं दिखता। ठीक है, इसलिए और भारत के पुरातत्व विभाग ने अगर ये पहल की है तो कोई खराब पहल नहीं, मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर भारत की आर्थिक बदहाली को सुधारने के लिए भारत की जमीन के नीचे अनुपयोगी पड़े सोने का उपयोग हो सकता हो तो इसमें क्या बुरा है। मैं तो कहता हूं पद्मनाभ मंदिर के ताले भी खोलिए जो कुछ तहखाने बचे हैं। सोना निष्प्रयोज्य पड़ा रहे, उससे अच्छा उसका कुछ उपयोग हो देश में, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा दूर हो। इसलिए मैं इस प्रसंग पर बहुत नजर गड़ा के बैठा हूं कि 18 तारीख को पहली सूचना क्या आती। ठीक है, सुनीता चावला जी, ये मुझे बताइए कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं, भविष्यवाणी होती है, सपना आता है, फिर वो काम शुरू होता है, तब जो ज्योतिषीय महत्व है वो क्या होता है इसका? कुछ होता भी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो नहीं, मैं आपको 2-3 चीजें पहले बोलेंगी। पहले तो हम बात सही है कितनी, ये बहुत जरूरी है।
हमारा जितना भी ज्योतिष होता है वो इस प्रेमाइसिस पे होता है कि जो हम जैसे अगर किसी की जन्म पत्री बनाते हैं तो उसके फैक्ट्स लेते हैं कि उसका जन्म समय क्या है, जन्म तारीख क्या है, उसी के बाद फिर हम उसकी करते हैं पत्री बना के उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन इस केस में हम साधु को नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे मैं उस साधु को नहीं जानती, हम ये जानते हैं कि क्या सपना सच हो सकता है। तो मैं एक चीज बोलूंगी कि जो साधु मतलब अर्थ उसका होता है जिसने साधना की हुई है, यानी जिसकी इंट्यूटिव पावर्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो सपना ऐसे व्यक्ति का जिसके इतने पिछले जन्म के संचित कर्म है और उस व्यक्ति के सपना सच हो सकता है, संभावना हो सकती है। परंतु इस केस में एक चीज लग रही है कि एक के बाद सीक्वल्स आ रहे हैं उनको सपने के, थोड़ा ये बात जरा सी नहीं सही होती, क्योंकि ऐसे जो होती हैं वो विजन्स थोड़ी आ रहे हैं, तो इंट्यूशन है उनकी। तो एक चीज, और दूसरा ये है कि इस समय 18 तारीख को चंद्र ग्रहण है, जो कि इंडिया में तो नहीं दिखेगा पर चंद्र ग्रहण है। और क्या होता है, एक महीना पहले और एक महीना बाद में जो चंद्र ग्रहण, जिस दिन ये डिगिंग शुरू हो रही है वो 18 को शुरू हो रही है और 18 को चंद्र ग्रहण, एक महीना पहले और एक महीना बाद में जो होता है ऐसा वो बन जाता है कि एक तो जो लूनर इक्लिप्स होता है वो माइंड को इफेक्ट करता है, मस्तिष्क को, हमारी सोच को इफेक्ट करता है, हमारी इमेजिनेशन को बहुत बढ़ा देता है, इवन पानी और जल को भी इफेक्ट करता है, जिस वजह से आपने देखा था जो इतना भंवर का वो बना हुआ था साइक्लोन का। तो ये रिसर्च बताती है कि ज्वार भाटा, तो इस टाइप का सोच जो हमारी माइंड होता है उस पर असर करता है, तो इमेजिनेशन बढ़ जाती है। तो ये कहना कि वहां से 1000 टन निकल आएगा सोना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इमेजिनेशन जो बढ़ती है वो फिर शोभन सरकार साहब की क्यों बढ़ी आपके हिसाब से? इस देश में तो करोड़ों लोग दूसरे भी रहते हैं और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो सबके ऊपर पड़ना चाहिए या किसी एक राशि विशेष के लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए? तो सिर्फ महाराज शोभन सरकार ही क्यों? मैं ये कह रही हूँ कि सब पर असर पड़ता है। जैसे अब साइक्लोन वाली बात आई तो वो सब पर, पूरे उस पे होता है, ऐसे ही सब पे। और जिनका माइंड आप समझिए, आप हर एक की कुंडली होती है और हर एक का माइंड का एक अपना लेवल भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी इमेजिनेटिव माइंड होता है। अब हर एक कोई एक, जैसे हम लूनर वर्ड से लूनाटिक वर्ड आया है, और आप रिसर्च देख लीजिए, हमेशा से कहा गया है कि जो फुल मून आता है और इक्लिप्सेस आते हैं, जो ये लूनर इक्लिप्स आते हैं यानी चंद्र ग्रहण आते हैं, तो जिनका इमेजिनेशन या जो थोड़े से लूनाटिक और उनका होता है उन पे ज्यादा असर करता है। तो कुंडली में जिधर आपका चंद्रमा हो, ज्यादा इमेजिनेटिव हो, तो वो इमेजिन करने लगता है, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि ये तो सत्य है, तो दिखने लग जाता है इमेजिन। तो मैं ये नहीं कह रही कि उसके नीचे से कोई खजाना नहीं निकलेगा या कुछ, मैं कह रही हूँ 1000 टन का जो एक बात आ रही है ना, वो थोड़ी एग्जैजरेटेड लग रही है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लग रही है। तो वो संभावना 1000 टन की सोने की निकलने की, ऐसा होता है ना, भारत की तो कुंडली देखी ना, कहीं हमारे पूरे देश में ऐसा सोने की चिड़िया फिर बनती हुई तो नहीं दिख रही ना हमें। राघव भट्ट जी, आपके पास मैं आऊंगा। जयपुर साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जो सवाल मैंने सुनीता जी से पूछा, सुनीता छाबड़ा जी से, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि ज्योतिषीय जो गणना है, उन गणनाओं के आधार पर क्या इस तरह की जो चीजें हैं वो हकीकत में तब्दील हो सकती हैं, और अगर हां तो उस वक्त फलीभूत होते सपने के फलीभूत होते वक्त ज्योतिषीय गणनाएं जो होनी चाहिए, क्या वो दिख रही हैं? ज्योतिषी गणना में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे किसी की पत्रिका या हॉरोस्कोप को देखकर ये पता लगा लिया जाए कि किस स्थिति में या किस स्थान पर नीचे दबा हुआ सोना है। केवल इमेजिनेशन, जैसा आपने बताया, चंद्रमा की स्थिति को देखकर और केतु की स्थिति को देखकर कुछ प्रिडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि 1000 टन सोना अंदर दबा हुआ है, ये बिल्कुल भ्रमित करने वाला है। ज्योतिष की गणना में ऐसा कोई भी तथ्य या कोई भी ऐसी कोई सामान्य चीज नहीं होती हॉरोस्कोप में या पत्रिका में। भट्ट साहब कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तो उन्नाव के पास जहां की बात हो रही है, 1000 टन तो यहां पर है, और 2500 टन और आगे जाइए बुंदेलखंड की तरफ, जब आगे जाते हैं इलाहाबाद की तरफ, तब आपको वहां पर 2500 टन मिलेगा, फतेहपुर के आदमपुर गांव में। तो भारत तो बन गया सोने की चिड़िया फिर, क्योंकि 2.5 और 1 3.5 टन ही हो गया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 614 टन आपके पास सोना है, तो भाई 4100 टन सोना आपके पास हो गया। दुनिया में अमेरिका के पास 8000 प्लस टन सोना है, नंबर 2 पे फ्रांस है जिसके पास 4000 प्लस टन सोना है। तो आप 1 और 2 के बीच में जाके बैठ गए, तो भारत तो बन गया सोने की चिड़िया, फिर तो बात ही खत्म। बिल्कुल, अगर ऐसे करना और नहीं हो ऐसे रहा करना को ऐसा अभी कोई परिस्थिति नहीं बन रही।